नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CMI फुलेरा की ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था विश्लेषिक फलन के लिए पर्याप्त प्रतिबंध क्या होता है, हार्मोनिक फंक्शन या प्रसंवादी फलन क्या होता है तथा प्रसंवादी संयुग्मी कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, आज उसी से आगे तो चलिए शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर है, ध्यान दे, बुक का ही एग्जाम्पल है, प्रसंवादी संयुग्मी पता करना है आपको, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ठीक है, तो पहले तो आपको ये सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, कि सिद्ध कीजिए कि एग्जाम्पल नंबर है 3.10.19। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि निम्न में से, तो सिद्ध कीजिए कि निम्न में से प्रत्येक फलन u, तो u दिए हुए हैं, प्रसंवादी फलन है प्रत्येक स्थिति में। और फिर क्या करना है, प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में उसका संयुग्मी प्रसंवादी भी ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले तो आपको ये प्रूव करना है कि जो फंक्शन दिए हुए हैं वो हार्मोनिक फंक्शन है और उसके बाद में हार्मोनिक कॉन्जुगेट पता भी करना है। तो दो फंक्शन दिए हुए हैं ए, तो जो ए फंक्शन है वो है ux, y बराबर e⁻⁻x x sin y माइनस y cos y। ठीक है, तो एक फंक्शन तो यह है। एक और फंक्शन दिया हुआ है b 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो फंक्शन है कि एक तो क्या है, एक में तो u दिया हुआ है e⁻⁻x x sin y माइनस y cos y, और दूसरे में है uxy बराबर 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, पहले आए हुए हैं दोनों ही, अजमेर यूनिवर्सिटी में भी, जोधपुर में भी, राजस्थान में भी। ठीक है, 3 बार आ चुके हैं दोनों ही क्वेश्चन। तो अब देखो, सबसे पहले तो प्रसंवादी, ठीक है, प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करते हैं भाई, एक तो जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के वो कंटिन्यूस हों, और साथ में लाप्लास इक्वेशन जो है उसको सेटिस्फाई भी करें। ठीक है, तो देखो कंटिन्यूस तो हो जाएंगे क्योंकि साइन कोस के फंक्शन है। ठीक है ना, तो कंटिन्यूस तो हो जाते हैं, वो बड़ी चीज़ नहीं है। लाप्लासियन जो इक्वेशन है, लाप्लास जो समीकरण है, ठीक है, उसको सिद्ध करवाना है, तो वो निकालते हैं हम। तो उसके लिए देखो ए लेके चल रहे हैं पहले। ठीक है, तो जो फंक्शन ए है उसकी बात कर रहे हैं, तो क्या है ए u, तो u दिया हुआ है e⁻⁻x, तो x sin y माइनस y cos y, ये दिया हुआ है u। तो पहले आप निकालो यहां से डेल u अपॉन डेल x। ठीक है, तो डेल u अपॉन डेल x। अब देखो यहां भी x है और इस ब्रैकेट के अंदर भी x है, तो u डॉट v से। ठीक है, तो u डॉट v से, तो पहले e पे पावर को छोड़ दिया। ठीक है, क्या कर रहे हैं कि पहले e पे पावर को छोड़ दिया और इस ब्रैकेट का अवकलन कर रहे हैं। तो ब्रैकेट का कैसे करेंगे, x के सापेक्ष करना है, तो ये साइन y तो ऐसे के ऐसे, और इस x का 1, और फिर इस y cos y का 0। ठीक है, प्लस अब की बार इस ब्रैकेट को छोड़ देंगे और इस e पे पावर का करेंगे, तो e पे पावर का हो जाएगा माइनस ऑफ e पे पावर माइनस x। ध्यान रहे भाई, क्या बोल रहा हूं मैं, पहले हमने e पे पावर को छोड़ दिया था और इस ब्रैकेट को डिफरेंशिएट किया था, तो x का अवकलन 1 हो गया, साइन y ऐसे कैसे, ये पूरा y का फंक्शन था, मैं आंशिक अवकलन कर रहा हूं x के सापेक्ष, तो इस y के फंक्शन का 0। अब की बार इस ब्रैकेट को छोड़ दिया और e⁻⁻x का माइनस ऑफ e⁻⁻x। ठीक है, तो
ई टू दी पावर माइनस एक्स ले लिया कॉमन, देखो दोनों जगह से, तो एक तो ये आ जाएगा यहाँ साइन वाई, और ये दोनों टर्म माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस एक्स साइन वाई और माइनस माइनस वाई कोस वाई, माइनस माइनस प्लस वाई कोस वाई, कि ये जो दोनों टर्म्स थी वो माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, तो ये आया डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब इसी का ही कर रहे हैं दोबारा से, तो डेल्टा 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, दोबारा इसी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो करो देखो दोबारा डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ भी x है, ब्रैकेट के अंदर भी x है, तो वही u डॉट वी से कि पहले e पे पावर को छोड़ दिया और ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको अवकलित कर रहे हैं आंशिक रूप से x के सापेक्ष। तो ये y का फंक्शन है 0, x का अवकलन 1 हो गया, साइन y बच गया ऐसे के ऐसे, ये पूरा y का फंक्शन है 0। ठीक है, अब की बार इस ब्रैकेट को छोड़ देंगे तो साइन वाई माइनस एक्स साइन वाई प्लस में वाई कोस वाई। ठीक है, ब्रैकेट को छोड़ दिया, ई पे पावर माइनस एक्स का माइनस ई पे पावर माइनस एक्स। ठीक है, कॉमन लो, वापस से कॉमन लोगे तो ई पे पावर माइनस एक्स कॉमन है, तो यहाँ बचा है माइनस का साइन वाई, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो इस माइनस के साथ होगा, तो माइनस साइन वाई माइनस माइनस प्लस एक्स साइन वाई, और ये माइनस वाई कोस वाई। ठीक है, इस तरीके से, तो ये कुल मिला के आ जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स एक्स साइन वाई, ठीक है, माइनस वाई कोस वाई, एक्स साइन वाई माइनस वाई कोस वाई, और माइनस साइन वाई, तो माइनस 2 साइन वाई। क्लियर, इसको बोल दें आप समीकरण 1, ये हो जाएगा समीकरण 2। तो ये 2 समीकरण आ चुके हैं, तो दूसरे समीकरण में डेल्टा 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आया है। ठीक है, अब ध्यान दें इसी तरीके से आगे वही, अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो अभी क्या निकाला है, केवल डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक तो डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, वही x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके, क्या कंसेप्ट था कि जो y का फंक्शन दिख जाए, यदि वो अकेला है तो 0 उसका डेरिवेटिव, और यदि किसी के साथ में है तो ऐसे कैसे रह जाएगा, जो x का फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। फिर सेम टू सेम x के रेस्पेक्ट में दोबारा किया। ठीक है, और अब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियली डिफरेंशिएट। ठीक है, तो करो y के रेस्पेक्ट में, तो देखो कहाँ पे है u, ये रहा u, इस, तो अब इसमें देखो कौन होगा डिफरेंशिएट, कि भाई अब y के सापेक्ष कर रहे हो ना, तो देखो ये तो x का फंक्शन है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे कैसे रह जाएगा कि ये तो x का फंक्शन है, ब्रैकेट के अंदर है y का फंक्शन, तो केवल ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखी है उसी का अवकलन होगा, तो इसको तो ऐसे कैसे छोड़ दिया, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसका अवकलन होगा केवल, तो ये x तो ऐसे कैसे रह गया, साइन y का अवकलन हो गया कोस y के सापेक्ष, और यहाँ देखो ये दोनों ही y के फंक्शन है, तो u डॉट वी से पहले मैंने माइनस वाई को छोड़ दिया, इस माइनस वाई को छोड़ दिया, और कोस वाई का अवकलन हो गया माइनस साइन वाई। ठीक है, कि पहले मैंने क्या किया, माइनस वाई को छोड़ दिया, कोस वाई का माइनस साइन वाई, और अब की बार कोस वाई को छोड़ दिया और माइनस वाई का -1। ठीक है, इस तरीके से, तो ये टर्म आएगी ई टू दी पावर माइनस एक्स एक्स कोस वाई माइनस माइनस प्लस वाई साइन वाई और माइनस ऑफ कोस वाई, इस तरीके से। तो ये हो गई इक्वेशन 3। तो ये आया डेल यू अपॉन डेल वाई, और अब इसी तरीके से एक टर्म और निकालनी है, डेल्टा 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ठीक है, ये कि डेल्टा 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो एक बार अवकलन है y के सापेक्ष, इसी का दोबारा करना है। अब देखो जब आप इसका दोबारा करोगे, ठीक है भाई, तो कैसे करेंगे, ये तो x का फंक्शन है, तो केवल ब्रैकेट के अंदर y दिख रहा है, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी फंक्शन है उसी को डिफरेंशिएट करेंगे, तो e टू दी पावर माइनस एक्स ऐसे कैसे। ठीक है, x कोस y, तो x को छोड़ दिया, कोस y का अवकलन y के सापेक्ष माइनस साइन y, y साइन y,
u डॉट वी से पहले y को छोड़ दिया साइन y का कोस y, फिर साइन y को छोड़ दिया y का y के सापेक्ष 1। तो y साइन y का कैसे हुआ, पहले y को छोड़ दिया साइन y का कोस y, फिर साइन y को छोड़ दिया y का 1। और अब इस कोस y का तो माइनस तो है ही, ऐसे कैसे, और कोस y का माइनस साइन y, तो कोस y का माइनस साइन y, ठीक है। तो ये आ जाएगा e टू दी पावर माइनस एक्स माइनस का x साइन y प्लस में y कोस y, ठीक है, साइन y और माइनस माइनस प्लस साइन y। तो देखो साइन y और माइनस माइनस प्लस साइन y, तो ये हो गया 2 साइन y, ठीक है, जुड़ गया साइन y और माइनस माइनस प्लस साइन y, तो 2 साइन y। अब आप चाहो तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, तो ये मैंने माइनस कॉमन ले लिया। तो इस पूरे में से जब माइनस कॉमन लूंगा तो x साइन y तो प्लस का, y कोस y माइनस का, और 2 साइन y ये भी माइनस का, और इसको बोलो समीकरण 4। और अब देखो, अब आप देखो 3 और 4 को, तो ये रहा समीकरण 3, एक तो इसे देखें, ठीक है, और यह है समीकरण 4, एक इसे देखें, ठीक है। तो आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम ही दिखेंगे, e टू दी पावर माइनस एक्स एक्स साइन वाई वाई कोस वाई माइनस 2 साइन वाई, e टू दी पावर माइनस एक्स एक्स साइन वाई माइनस वाई कोस वाई माइनस 2 साइन वाई। बस ये पूरा का पूरा माइनस का है, आगे माइनस है, और ये पूरा का पूरा प्लस का है। तो जैसे ही मैं इन दोनों को ऐड करूंगा भाई, तो समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 जैसे ही करेंगे तो डेल्टा 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल्टा 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर मिल जाएगा 0। और यही लाप्लास समीकरण है, ठीक है, यही क्या है, लाप्लास समीकरण। तो अतः लाप्लास समीकरण संतुष्ट है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है प्रसन्नवादी फलन की, कि ये जो डेरिवेटिव्स हैं ये कंटिन्यूस भी होने चाहिए। तो वो मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था कि e पे पावर x, जिसको कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, साइन कोस, ये हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, और इनका गुणा भी कंटिन्यूस ही होगा, क्योंकि दो सतत फलनों का गुणा भी सतत ही होता है, ठीक है। तो साइन कोस दिख रहे हैं और e टू दी पावर x दिख रहा है, ठीक है, चरघातांकी फलन और त्रिकोणमिति फलन, तो ये कंटिन्यूस है, सतत है, ठीक है। तो वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दिया करते हैं। तो प्रसन्नवादी फलन तो सिद्ध कर दिया, ठीक है, तो उसमें तो डेरिवेटिव निकाल के सिद्ध करना होता है, तो वो तो कर दिया। अब इससे आगे प्रसन्नवादी संयुग्मी ज्ञात करेंगे, ठीक है, मतलब कि v पता करेंगे। तो इसे नोट करें, फिर करते हैं। हाँ भाई, अब ध्यान दें। तो देखो दो चीज़ों की मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, एक तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की, तो ये मैं लिखा हुआ रहने देता हूँ डेल यू अपॉन डेल एक्स, और एक ज़रूरत पड़ेगी डेल यू अपॉन डेल वाई की, ठीक है। तो एक ज़रूरत पड़ेगी डेल यू अपॉन डेल वाई की, तो इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन दोनों को लिख लेते हैं अलग से। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स है e टू दी पावर माइनस एक्स साइन वाई माइनस एक्स साइन वाई प्लस वाई कोस वाई, ठीक है, समीकरण 1 में। और डेल यू अपॉन डेल वाई यह है e टू दी पावर माइनस एक्स एक्स कोस वाई प्लस में y साइन वाई माइनस कोस वाई, समीकरण 3 था ये, ठीक है। तो ये दोनों मैंने लिखे हुए रहने दिए क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और अब देखो, आपको प्रसन्नवादी संयुग्मी पता करना है, और आपको पता है चूंकि एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा v विश्लेषिक फलन होता है,
ठीक है। वही जो भी एफ जेड हम निकालते हैं यू और वी प्रश्नवादी संयुग्मी होते हैं, तो एफ जेड जो है वो विश्लेषिक फलन होता है। तो अब डेल यू अपॉन डेल एक्स लेके चलेंगे और कौशी रीमान समीकरण से इसकी जगह डेल वी अपॉन डेल वाई रख देंगे। ठीक है, तो कौशी रीमान समीकरण ये संतुष्ट होंगे। क्यों? क्योंकि एफ जेड यू प्लस आयोटा वी विश्लेषिक फलन लेके चलते हैं हम। ठीक है, इसलिए तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर होगा डेल वी अपॉन डेल वाई के, और डेल वी अपॉन डेल एक्स ये बराबर होगा माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई के। ठीक है, ध्यान रहे भाई, इसको बोल देता हूं मैं 5, क्योंकि 4 समीकरण पहले हो चुके थे। तो अब ध्यान दें कि समीकरण 1 व समीकरण 5 से, कि समीकरण 1 में यदि आप देखें तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान ये है। ठीक है, लेकिन कौशी रीमान समीकरण से मैं डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह डेल वी अपॉन डेल वाई रख सकता हूं। तो इस डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह आप रख दो डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो आ जाएगा e टू दी पावर माइनस एक्स साइन वाई माइनस एक्स साइन वाई प्लस में वाई कोस वाई। ठीक है, यह आ गया कि कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट करेगा, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह डेल वी अपॉन डेल वाई रख दिया। और अब करो आप समाकलन। ठीक है, इसका तो y के सापेक्ष समाकलन करने पर x को अचर मानते हुए, ऐसा ही करते हैं कि x को कांस्टेंट मानते हुए y के सापेक्ष समाकलन कर लिया करते हैं। तो डेल v अपॉन डेल y का तो हो जाएगा v। ठीक है, यहां देखो ये तो x का फंक्शन है e टू दी पावर माइनस एक्स, तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, समाकलन कर रहा हूं भाई डायरेक्ट, तो ये तो x का फंक्शन है, बाहर चला जाएगा समाकलन से। साइन y का समाकलन माइनस कोस y, ये x है, ऐसे कैसे रहेगा, साइन y का समाकलन माइनस कोस y। ठीक है, साइन y का समाकलन माइनस कोस y। और y कोस y का समाकलन कैसे होगा, ये होगा खंडस विधि से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो y कोस y का समाकलन कैसे होगा, खंडस विधि से या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से। ठीक है, क्या है खंडस विधि की पहला फलन ऐसे कैसे, ध्यान दे सेकेंड ईयर में खूब किया है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। पहला फंक्शन ऐसे कैसे, y कोस y का समाकलन माइनस साइन y, यही है फॉर्मूला कि पहला फंक्शन ऐसे कैसे कोस y का समाकलन है माइनस साइन y, और पहला दूसरा फंक्शन आता कैसे, आइलेट के हिसाब से। भाई ध्यान रहे जिनको नहीं ध्यान है, हालांकि सेकंड ईयर में डिफरेंशियल वाली बुक पढ़ के आए हो तो उसमें खूब किए होंगे। तो ये जो y है वो एल्जेब्रिक फंक्शन है और कोस y ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो पहले a है तो ये पहला और कोस y दूसरा, ध्यान रहे भाई। तो पहला फंक्शन ऐसे कैसे, दूसरे का समाकलन तो कोस y का समाकलन साइन y। ठीक है, माइनस साइन y नहीं भाई, साइन y केवल। ठीक है, समाकलन प्लस का साइन y होता है कोस का। तो y ऐसे कैसे, कोस y का समाकलन साइन y माइनस, सूत्र में ही होता है माइनस, पहले फंक्शन का अवकलन तो y का अवकलन 1, दूसरे का समाकलन तो साइन y का समाकलन, वो कोस y का समाकलन साइन y, और फिर पूरे का समाकलन। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया है हमने खंडस विधि। ठीक है, कि पहला फंक्शन ऐसे कैसे, दूसरे का समाकलन कोस y का साइन y, फिर माइनस का चिन्ह, पहले का अवकलन y का y के सापेक्ष 1, दूसरे का समाकलन कोस y का साइन y, और फिर पूरे का समाकलन। और साथ में आ जाएगा एक फंक्शन ऑफ x। तो फंक्शन ऑफ x जिसको कि हम gx बोलते हैं, ये लिख दिया करते हैं। क्यों? क्योंकि x को हमने कांस्टेंट माना है इसलिए। तो जैसा कल कर रहे थे सेम टू सेम वैसा का वैसा ही। तो ये हो गया e टू दी पावर माइनस एक्स माइनस कोस वाई माइनस माइनस प्लस एक्स कोस वाई प्लस में एक्स वाई साइन वाई
और अब साइन वाई का समाकलन माइनस कोस वाई, तो माइनस माइनस प्लस कोस वाई और ये जी एक्स। ठीक है, अब आप देख लें यदि कोई कट रहा है तो काट दो, तो कोस वाई से कोस वाई कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बच जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स एक्स कोस वाई प्लस वाई साइन वाई प्लस में जी एक्स। तो देखो v आ चुका है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, ये जी एक्स, तो जी एक्स वाली दिक्कत है, तो इस जी एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और इस जी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं दूसरी वाली कोशी रीमान समीकरण। तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दिया करते हैं, तो करो v का डेल v अपॉन डेल x। ठीक है, तो v का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन डेल v अपॉन डेल x। अब यहाँ भी x है, ब्रैकेट के अंदर भी x है, तो वापस से u डॉट v से पहले e टू दी पावर माइनस x को छोड़ दिया और ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसका अवकलन कर रहे हैं। तो x का अवकलन 1 कोस y ऐसे कैसे और y साइन y का अवकलन 0, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं। अब ब्रैकेट को छोड़ दिया और e पे पावर का अवकलन कर रहे हैं माइनस ऑफ e पे पावर माइनस एक्स। ठीक है, e पे पावर का अवकलन कर रहे हैं माइनस ऑफ e पे पावर माइनस एक्स। तो e पे पावर माइनस एक्स, ठीक है, इसको निकाल लिया मैंने कॉमन, तो e पे पावर माइनस एक्स कॉमन, तो यहां बच गया कोस वाई, ये माइनस गुणा होगा यहाँ, तो माइनस का x कोस y और माइनस का y साइन y। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रहे भाई। तो ये मान आया है डेल v अपॉन डेल y का। एक चीज़ और छूट गई इसमें जी एक्स, तो जी एक्स का समाकलन होगा g डैश एक्स, वो अवकलन सॉरी, तो जी एक्स था उसका भी अवकलन करना था g डैश। ठीक है, तो वो भी, तो ये आया है डेल v अपॉन डेल एक्स। तो अब ये जो डेल वी अपॉन डेल एक्स आया है, इस डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह कोशी रीमान समीकरण से देखो डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह रख देंगे माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई। तो अब ध्यान दें, तो नोट कर लें इसे एक बार, फिर उसके बाद इससे आगे। हाँ भाई, अब ध्यान दें, तो ध्यान रहे डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो अब उससे आगे कर रहा हूं, इससे आगे, अब कोशी रीमान समीकरण से, ठीक है, ये मेरे पास पहले का रिजल्ट लिखा हुआ है, इसकी जरूरत पड़ेगी मेरे को, इसलिए इस डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह रख सकता हूं मैं माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई। ई टू दी पावर माइनस एक्स ऐसे कैसे, यह है कोस वाई माइनस एक्स कोस वाई माइनस वाई साइन वाई प्लस जी डैश एक्स। ठीक है, डेल यू अपॉन डेल वाई का मान रखो समीकरण 3 से, ये रहा समीकरण 3, तो माइनस की जगह है ही, ये डेल यू अपॉन डेल वाई का मान रख दो भाई, तो यह है ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू में एक्स कोस वाई वाई साइन वाई माइनस कोस वाई, और इसी के बराबर में चल रहा है ये ई टू दी पावर माइनस एक्स कोस वाई माइनस एक्स कोस वाई माइनस वाई साइन वाई प्लस जी डैश, तो प्लस में जी डैश एक्स।
और अब देखो कौन कट रहा है। हाँ भाई, तो ध्यान दें, माइनस ऑफ एक्स कोस वाई और इधर भी माइनस ऑफ एक्स कोस वाई कट गया, माइनस ऑफ वाई साइन वाई और इधर भी माइनस ऑफ वाई साइन वाई कट गया, माइनस माइनस प्लस कोस वाई और इधर भी प्लस का कोस वाई। तो सारी टर्म्स कट गई, तो इधर बचा जीरो, इधर बचेगा जी डैश। तो कुल मिला के जी डैश आया जीरो, समाकलन करोगे तो जी एक्स आ जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, और जैसे ही जी एक्स कॉन्स्टेंट आया तो अब वी आ जाएगा। तो वी क्या था एक्चुअल में, ये था वी, जी एक्स अननोन था तो जी एक्स की वैल्यू आ गई कांस्टेंट। ठीक है, तो जी एक्स की जगह कांस्टेंट लिख दो, तो ये जो जी एक्स है उसकी जगह क्या लिख देंगे, कांस्टेंट। तो ये कुल मिला के वी आ गया जो हमको ज्ञात करना था। ठीक है, तो ये आंसर है। ठीक है, तो इस आंसर को नोट कर लें, फिर ये इसी का बी क्वेश्चन करते हैं। तो अब ध्यान दें, इसी एग्जाम्पल का ये जो बी है, ठीक है, तो वो बी कर रहे हैं। तो अब ध्यान दें बी, तो क्या है बी, u एक्स वाई बराबर 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये है। तो सबसे पहले तो प्रसंवादी सिद्ध करेंगे और फिर उसके बाद में संयुग्मी निकालेंगे। तो निकालो, प्रसंवादी सिद्ध करने के लिए डेल u अपॉन डेल एक्स, तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं भाई। ध्यान दे, 1/2 ऐसे कैसे, पहले log का होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो पहले log का होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अब किसका होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का x के सापेक्ष, तो एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 0, तो 2 से 2 कट गया, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब निकाल लो डेल्टा 2 u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो x के सापेक्ष दोबारा, तो ऊपर भी है x नीचे भी है x, तो u अपॉन v से, तो क्या है u अपॉन v कि पहले v ऐसे कैसे, हर ऐसे कैसे, अंश का अवकलन, तो x का x के सापेक्ष 1 माइनस, अब की बार अंश ऐसे कैसे, हर का अवकलन, तो एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 0 अपॉन में हर का वर्ग, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यह आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ध्यान दे, इसको बोले समीकरण 1, इसको बोलो समीकरण 2। तो आ गया डेल u अपॉन डेल एक्स और डेल्टा 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दे भाई, दो आंशिक अवकलन आगे, बाकी दो और निकालने, तो कौन कौन से दो, y के सापेक्ष। लेकिन अब देखो, इस फंक्शन में मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं ड्यू टू सिमेट्री। ठीक है, सम्मित है ना भाई फंक्शन, सिमेट्रिक फंक्शन है, फर्स्ट ईयर में किया करते थे जैसे आंशिक अवकलन वाली बुक में। देखो x पे पावर भी 2 है, y पे पावर भी 2 है, तो सिमेट्रिक फंक्शन है, x की जगह y, y की जगह x रख दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रख के देख लो।
एक्स की जगह वाई रखते हो तो वाई स्क्वायर, वाई की जगह एक्स रखते हो तो एक्स स्क्वायर, तो अभी भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही बनेगा। तो सममित फलन है, एक्स की जगह वाई रख देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और सममित फलनों में हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लेंगे डायरेक्ट। कैसे कि एक्स की जगह वाई रख दो, तो जो इसका आंसर है उसमें भी एक्स की जगह वाई रख दो, तो ये आ जाएगा वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया डेल यू अपॉन डेल वाई डायरेक्ट एक्स और वाई को इंटरचेंज करने से। और इसी तरीके से डबल डेरिवेटिव भी आ जाएगा। तो डबल डेरिवेटिव कैसे आएगा भाई, वही एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दो, तो ये था डबल डेरिवेटिव, वाई की जगह एक्स कर दो और एक्स की जगह वाई कर दो। ठीक है, तो ये डबल डेरिवेटिव भी आ गया सेम इसी से, वाई की जगह एक्स, एक्स की जगह वाई। ठीक है, सिमेट्री है इसलिए। हाँ भाई, अब कॉमन निकालो इसमें से, तो देखो इसमें से माइनस कॉमन आ रहा है भाई, तो माइनस कॉमन आते ही वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का, अपॉन में भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसको बोलो 4, इसको बोलो 3। ठीक है, अब जोड़ के देख लो। तो अब देखें समीकरण 2 प्लस समीकरण 4 से, तो 2 और 4 भाई, तो यह है समीकरण 2, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ ये 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये पूरा प्लस का है और ये माइनस का है, तो 0। तो डेल्टा 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल्टा 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। तो ये 0 मिल गया, तो अतः u प्रसंवादी फलन है। ठीक है, तो नोट करें। और अब ध्यान दें, प्रसंवादी संयुग्मी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इनकी जरूरत पड़ेगी डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई की। ठीक है, तो इनको लिखा हुआ रहने देते हैं। तो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डेल यू अपॉन डेल वाई, ये कितना है, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, समीकरण 3 में। ठीक है, तो इनको लिखा हुआ रहने देते हैं, बाकियों को मैं मिटा रहा हूँ। तो अब ध्यान दे भाई, तो चूंकि एफ जेड, ठीक है, वापस से वही बराबर u प्लस आयोटा v एक विश्लेषिक फलन होता है, अतः u, v कोशी रीमान समीकरण संतुष्ट करेंगे। तो कोशी रीमान समीकरण लिख लो, डेल u अपॉन डेल एक्स बराबर डेल v अपॉन डेल वाई, एंड डेल v अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस ऑफ डेल u अपॉन डेल वाई, और इसको बोल दो 5, क्योंकि 4 पहले हो चुकी है। और अब पुनः समीकरण 1 व समीकरण 5 से, तो 1 और 5 का उपयोग कर रहा हूँ। तो 1 में लिखा हुआ है डेल यू अपॉन डेल एक्स, और 5 बोल रही है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स तो बराबर होता है डेल वी अपॉन डेल वाई के।
तो इस डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह लिख देता हूँ डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर में है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भाई। ठीक है, तो अब ध्यान दें, अब क्या करेंगे, वही y के सापेक्ष समाकलन। तो y के सापेक्ष समाकलन x बराबर अचर, ठीक है, x को कांस्टेंट मानते हुए। तो डेल v अपॉन डेल वाई का तो हो जाएगा v, और यहाँ पे देखो समाकलन कैसे होगा। देखो x कांस्टेंट है भाई, x तो कोई संख्या है, तो एक तरीके से कभी कन्फ्यूजन हो तो x की जगह a रख के देख लिया करो, x तो कोई संख्या है। तो इस टाइप का एक्सप्रेशन है, तो 1 अपॉन ये a तो बाहर चला जाएगा, ठीक है, ये तो बाहर चला जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है समाकलन, 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, तो ये ऊपर वाला x तो बाहर, कोई क्योंकि कोई नंबर है तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप का है, बस a की जगह x है, तो इसका समाकलन होगा 1 अपॉन a, तो a की जगह x था लिख दिया, tan इनवर्स x अपॉन a। तो x मतलब वेरिएबल जो कि यहाँ पे y है, क्योंकि y के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो वेरिएबल y है, तो y अपॉन x, x कांस्टेंट है, वो a का काम करेगा, तो इसलिए y अपॉन x। तो ध्यान रहे, y के सापेक्ष समाकलन किया तो y वेरिएबल है और x कांस्टेंट है, तो x a का काम करेगा उस फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, और प्लस में कोई x का फंक्शन, क्योंकि x को कांस्टेंट लिया है इसलिए। और अब देखो आप कौन कट रहा है, तो देखो x से x कट चुका है भाई, तो ये v आ गया tan इनवर्स y अपॉन x प्लस जी एक्स। ठीक है, आ गया v, बस ये जी एक्स अननोन है, इसको निकालना है, तो अब इसको भी निकाल देते हैं। क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो करो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो डेल v अपॉन डेल x। तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं भाई, तो पहले तो करो tan इनवर्स का, tan इनवर्स का होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह y अपॉन x है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो x के सापेक्ष आंशिक कर रहे हैं भाई, तो tan इनवर्स का हो गया, y अपॉन x का होगा, और इसके गुणा में लिखेंगे तो इनटू, तो y अपॉन x का कैसे होगा, x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो y को तो छोड़ देंगे 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में gx का g डैश x। तो ध्यान दे क्या बोल रहा हूँ मैं, कि पहले tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर y अपॉन x का, x के सापेक्ष कर रहे हैं, y ऐसे कैसे 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, और gx का g डैश। ठीक है, अब देखो एलसीएम ले, तो नीचे लघुत्तम आएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ इनटू में पहले से ही है माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में जी डैश। तो देखो कौन कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो बचा कौन भाई, तो बच गया माइनस का वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जी डैश एक्स। तो ये बच गया डेल वी अपॉन डेल एक्स का मान। और अब वापस से कौशी रीमान समीकरण का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो करो, तो कौशी रीमान समीकरण से करो, कौशी रीमान समीकरण से डेल v अपॉन डेल एक्स, कहाँ है भाई डेल v अपॉन डेल एक्स, ये रहा डेल v अपॉन डेल एक्स, किसके बराबर है, माइनस ऑफ डेल u अपॉन डेल वाई। तो रख रहा हूँ यहाँ माइनस ऑफ डेल u अपॉन डेल वाई, डेल v अपॉन डेल एक्स की जगह, और यहाँ माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जी डैश। डेल u अपॉन डेल वाई का मान रखो समीकरण 3 से, y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस चिन्ह ऑलरेडी है,
तो y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अब देख लो क्या कट रहा है, तो कट गया भाई। तो जी डैश एक्स बराबर 0, तो जी एक्स बराबर कॉन्स्टेंट, तो अतः v बराबर, तो जी एक्स वापस से कांस्टेंट आ गया। तो अधिकतर सवालों में जी एक्स कॉन्स्टेंट ही आता है, सब में नहीं आता है, ध्यान रहे। तो जी एक्स निकालना जरूरी है। तो v आ जाएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस जी एक्स, तो जी एक्स की जगह c, तो ये आ गया v। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये v है। तो नोट करें इसे, फिर एक और एग्जांपल करते हैं। हाँ भाई, अब ध्यान दें, अगला एग्जाम्पल क्या है, एक तरीके से थ्योरम है। ठीक है, एग्जाम्पल के फॉर्म में दी है बस। तो क्या है थ्योरम, तो 3.9.2, ठीक है, तो थ्योरम है 3.9.2, ठीक है, प्रमेय कि माना मोड ऑफ एफ जेड एक प्रदेश में अचर है। ठीक है, तो मोड एफ जेड एक कोई भी डोमेन दी हुई है, उसमें कांस्टेंट है, और साथ में दिया है जहां एफ जेड विश्लेषिक फलन है। जहां एफ जेड विश्लेषिक फलन है, तो सिद्ध करना है एफ जेड अचर है, इस तरीके से। ठीक है, तो ध्यान दे क्या थ्योरम है, मोड एफ जेड किसी भी दी गई डोमेन में कांस्टेंट है, तो आपको दिखाना है एफ जेड कांस्टेंट है। तो ध्यान दे, दो कंडीशन दे रखी है कि मोड एफ जेड कांस्टेंट है और साथ में एफ जेड एनालिटिक भी है, विश्लेषिक भी है। प्रूव क्या करना है, प्रूव आपको ये करना है कि जो एफ जेड है वो भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, एफ जेड भी अचर होगा। ऐसा हो सकता है क्या? ठीक है, किसी को डायरेक्ट ही लग रहा हो कि मोड कांस्टेंट है तो एफ जेड भी कांस्टेंट हो जाना चाहिए, हैं भाई? देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एफ जेड कॉन्स्टेंट नहीं हो लेकिन उसका मोड जो है वो कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, हालांकि यहाँ पे फंक्शन विश्लेषिक भी है, तो यदि मोड एफ जेड कॉन्स्टेंट है और साथ में एफ जेड विश्लेषिक है, तब हम यूँ बोल सकते हैं कि जो एफ जेड है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, डायरेक्ट नहीं बोल सकते आप कि मोड एफ जेड जो है वो कांस्टेंट है तो इसका मतलब एफ जेड भी कांस्टेंट हो जाएगा। कोई फंक्शन कांस्टेंट नहीं हो फिर भी उसका मोड कांस्टेंट हो सकता है। देखो कैसे, ये ले लिया मैंने एफ जेड, साइन एक्स प्लस आयोटा कोस एक्स, इस तरीके से ले लिया कि यह है एफ जेड, साइन एक्स प्लस आयोटा कोस एक्स। ठीक है, अब देखो इसका मोड निकालोगे ना तो कांस्टेंट आएगा।
तो इसका मोड निकालो। तो जब आप इसका मोड निकालेंगे तो इस तरीके से, ठीक है, क्या आएगा मोड, साइन स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1। तो देखो मोड कांस्टेंट है, मोड एफ जेड कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कोई संख्या, कोई नंबर। तो यहाँ पे मोड कांस्टेंट है लेकिन फंक्शन कांस्टेंट है क्या, नहीं, फंक्शन कांस्टेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप x चेंज करोगे वैसे वैसे एफ जेड बदलता जाएगा, ठीक है। x बराबर 30 डिग्री पे लगाएगा, 45 पे लगाएगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि मोड कांस्टेंट है तो फंक्शन कांस्टेंट हो, ठीक है, फंक्शन अलग भी हो सकता है। हाँ, लेकिन एक कंडीशन और लगा दें हम कि मोड कांस्टेंट हो और साथ में फंक्शन एनालिटिक भी हो, विश्लेषिक भी हो, तब निश्चित रूप से फंक्शन कांस्टेंट होगा ही होगा, ठीक है। तो वो दूसरी वाली कंडीशन भी बोलना जरूरी है साथ में, ठीक है। तो अब हम यही सिद्ध करेंगे कि कोई फंक्शन लें जिसका मोड कांस्टेंट हो और साथ में वो फंक्शन एनालिटिक भी लें, तब निश्चित रूप से फंक्शन कांस्टेंट ही होगा। तो अब देखें इसका प्रूफ। केवल इतना इतना लेके चलूं तो कोई ज़रूरी नहीं है एफ जेड कॉन्स्टेंट हो, ठीक है, एनालिटिक भी होना ज़रूरी है। तो माना एफ ऑफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी प्रांत डी में परिभाषित, प्रांत ले ली डी, एक विश्लेषिक फलन है, ठीक है। तो माना एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी प्रांत डी में परिभाषित एक विश्लेषिक फलन है तथा साथ ही मोड एफ जेड, तो निकालो एफ जेड का मोड क्या होगा भाई, तो मोड एफ जेड होगा अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यही होगा वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। तो साथ ही साथ मोड एफ जेड को ले लिया मैंने कांस्टेंट, या फिर इसको यूं भी बोल सकता हूं, दोनों तरफ वर्ग कर लो, तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो एक ये भी कंडीशन ले ली। तो दोनों कंडीशन मान चुके हैं भाई। देखो एफ जेड विश्लेषिक लिया है, विश्लेषिक फलन लिया है, और मोड एफ जेड कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये इसका मोड कांस्टेंट लिया है, दोनों तरफ वर्ग किया तो कांस्टेंट। तो सी क्या है, कोई संख्या है, कोई कांस्टेंट नंबर है। अब क्या सिद्ध करना है, एफ जेड अचर है। तो अब एफ जेड को कांस्टेंट सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो अब देखो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो करो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो u स्क्वायर का 2u और फिर u का डेल u अपॉन डेल x। हाँ भाई, u स्क्वायर का 2u फिर u का डेल u अपॉन डेल x, v स्क्वायर का 2v और फिर v का डेल v अपॉन डेल x, और c स्क्वायर का अवकलन 0, ठीक है, क्योंकि कोई संख्या है। ये दो भी कॉमन आके 0 में, तो ये आ गया u डेल u अपॉन डेल x, v डेल v अपॉन डेल x बराबर 0। इसको बोल दो समीकरण 2, ठीक है। है भाई, सही है। तो इसको नाम दे दिया समीकरण 2। अब देखो वापस से पुनः समीकरण 1 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, पहले x के सापेक्ष किया था ना, y के सापेक्ष, तो करो y के सापेक्ष। तो u स्क्वायर का 2u, u का डेल u अपॉन डेल y, v स्क्वायर का 2v, v का डेल v अपॉन डेल y, और c स्क्वायर का 0।
क्योंकि कोई कांस्टेंट है। वापस से 2 कॉमन आके 0 में, इसको बोलो समीकरण 3। तो यहाँ तक देखें क्लियर है क्या? ठीक है भाई। और अब देखें इससे आगे, तो ये यहाँ तक नोट करें। फिर इससे आगे अब ध्यान दे भाई, समीकरण 2 व समीकरण 4 में कोशी रीमान समीकरण का उपयोग करने पर कर सकते हैं क्या भाई? कोशी रीमान समीकरण का उपयोग देखो कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन एनालिटिक दिया था ना भाई। सबसे पहले ही बोला था, माना एफ जेड प्रांत डी में परिभाषित एक विश्लेषी फलन है। 2 नहीं भाई 3 ही तो है, ठीक है। समीकरण 2 और 3, ठीक है, परिभाषित एक विश्लेषी फलन है, ठीक है। तो अब समीकरण 2 और 3 ये जो है ना भाई, इनमें कोशी रीमान समीकरण लगा रहे हैं, तो लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है भाई, ध्यान रहे। तो कोशी रीमान समीकरण लगा रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो v है इसको भी u में कन्वर्ट कर लूँ। तो ध्यान दो, समीकरण 2 से तो क्या मिलेगा आपको? u डेल u अपॉन डेल एक्स, यहाँ तो पहले से ही u है, ठीक है भाई। यहाँ आ जाओ, डेल v अपॉन डेल एक्स। तो डेल v अपॉन डेल एक्स किसके बराबर होता है कोशी रीमान समीकरण में? माइनस ऑफ डेल u अपॉन डेल y। ध्यान रहे भाई, अब तक तो याद हो जानी चाहिए कोशी रीमान समीकरण ने, ठीक है। तो डेल v अपॉन डेल एक्स होता है माइनस डेल u अपॉन डेल y, तो वो रखा है। तो ये आ गया कुल मिला के u डेल u अपॉन डेल एक्स माइनस v डेल u अपॉन डेल y बराबर 0। इसको बोलो 4। और इसी तरह समीकरण 3 से, कि समीकरण 3 में जब आप कोशी रीमान समीकरणों का उपयोग करोगे तो जो v है उसको भी u में बदल लो, तो u डेल u अपॉन डेल y और डेल v अपॉन डेल y। कोशी रीमान समीकरण में देखो डेल v अपॉन डेल y किसके बराबर होता है? तो डेल v अपॉन डेल y बराबर होता है डेल u अपॉन डेल x के। तो वो रख दिया, तो डेल v अपॉन डेल y बराबर होता है डेल u अपॉन डेल x के, तो वो रखा है भाई। तो ये कोशी रीमान समीकरण ने याद रहनी चाहिए भाई, ध्यान रहे। तो दोनों की दोनों इक्वेशन को u में कन्वर्ट कर लिया, कि अब जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वो केवल u के रेस्पेक्ट में है। और अब ध्यान दो इससे आगे, अब क्या कर रहे हैं? तो समीकरण जो 4 है, ठीक है, उसको तो गुणा करो आप u से। क्या बोल रहा हूँ कि समीकरण 4 इसको तो गुणा करो u से, प्लस समीकरण जो 5 है उसका गुणा करो आप v से और जोड़ दो। तो समीकरण 4 को u से गुणा करो, समीकरण 5 को v से गुणा करो और जोड़ दो। तो देखो जब आप इसको u से गुणा करोगे, ध्यान रहे भाई, तो u स्क्वायर, तो u स्क्वायर डेल u अपॉन डेल एक्स। देखो इसको u से गुणा करोगे uv, तो मैं समझाने के हिसाब से लिख रहा हूँ कि इसको जब आप u से गुणा करोगे तो uv, इसको जब आप v से गुणा करोगे तो v, और ये हो जाएगा v स्क्वायर। इसको u से किया था तो ये हो गया u स्क्वायर। हाँ भाई, और जब जोड़ोगे तो ये पूरा माइनस का और ये पूरा प्लस का, तो ये माइनस ये प्लस,
जब जोड़ोगे माइनस प्लस, ठीक है भाई, कट गए, तो ये टर्म आएगी वी स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो ये टर्म आएगी वी स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर है 0। राइट हैंड साइड तो वैसे ही 0 है, तो इस पर तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्लियर है? तो इसको u से गुणा किया था और इसको v से गुणा किया था, फिर जोड़ा था। अब आप कॉमन लो तो u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर 0। और u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? c स्क्वायर। समीकरण 1 में u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर c स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर 0। c स्क्वायर को भेज दिया मैंने 0 में, तो कुल मिला के आया डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर 0। और अब बताओ, यदि डेल यू अपॉन डेल एक्स 0 है तो इसका मतलब क्या है कि u का आपने x के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया और 0 मिल गया, तो इसका मतलब u के अंदर x नहीं है। ठीक है, u x से स्वतंत्र है। कैसे भाई? देखो, यदि u के अंदर केवल y हुआ तो अब इसका आंशिक अवकलन करो, x के सापेक्ष क्या मिलेगा? 0। ठीक है कि नहीं है भाई? एक जगह भी यदि गलती से x हुआ तब तो फिर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आंशिक अवकलन का मान जैसे 1 मिल गया, यदि x भी हुआ तो x स्क्वायर हुआ तो और कुछ आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है, तो u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन 0 है, और ये तभी संभव है जब u x से स्वतंत्र हो। तो इसका मतलब हो गया u x से स्वतंत्र है। ठीक है, x पे निर्भर नहीं कर रहा, u के अंदर x नहीं है। तो u बेसिकली x और y का फंक्शन होता है, तो उसमें x तो है ही नहीं, केवल y का फंक्शन हो सकता है। ठीक है, और अब हम सिद्ध कर देंगे कि उसके अंदर y भी नहीं है। ठीक है, तो यहां तक नोट करें आप एक बार, फिर इससे आगे करेंगे। आप ध्यान दे भाई इससे आगे। ठीक है, तो जैसे ये किया था ना, सेम टू सेम एक काम और कर रहा हूं इसी में ही वापस से। ठीक है, सेम टू सेम इसी की जैसे। तो देखो, अब की बार क्या कर रहे हैं, ये जो समीकरण 5 है, ठीक है, इस समीकरण 5 को गुणा कर रहे हैं। समीकरण 5 को गुणा करो आप, देखो इस समीकरण 5 को, इसको हटाएंगे अब की बार। ठीक है, तो इसको तो गुणा कर लो आप u से, तो समीकरण 5 को करो u से और उसमें से घटा दो समीकरण 4 को v से गुणा करके। ठीक है, तो देखें एक बार क्या मिलेगा। तो समीकरण 5 को गुणा किया है भाई u से, तो देखो u से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा u स्क्वायर uv, इसको गुणा किया है v से तो uv v स्क्वायर, और घटाया है तो घटाओगे तो uv डेल u बाई डेल एक्स, uv डेल u बाई डेल एक्स, घटाया है तो घटाने से ये कट जाएंगे भाई, घटाने से, और ये घटाने से माइनस माइनस प्लस, देखो ये माइनस की है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये u स्क्वायर या v स्क्वायर, तो ये इस तरीके से आएगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर डेल u अपॉन डेल वाई, डेल u अपॉन डेल वाई, तो डेल u अपॉन डेल वाई, और इधर बराबर में 0। ध्यान रहे भाई, तो अब की बार ये x वाले पार्शियल डेरिवेटिव कट जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस घटाया है मैंने इसलिए। ठीक है, और अगेन u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की वैल्यू c स्क्वायर, तो c स्क्वायर गया 0 में, और अब की बार देखो u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन 0 आया है भाई, u का y के सापेक्ष, और यह क्या दर्शाता है
कि u y से स्वतंत्र है। तो पहले आया था u x से स्वतंत्र है, अब क्या आया है u y से स्वतंत्र है। तो u ना तो x पे डिपेंड कर रहा और ना ही y पे, तो इसका मतलब u कोई ना कोई नंबर है, कोई ना कोई कांस्टेंट है, कोई ना कोई संख्या है। तभी तो आप चाहे x के सापेक्ष करो तब भी 0, या फिर आप y के सापेक्ष करो तब भी 0। ठीक है, तो u x से भी स्वतंत्र है और u y से भी स्वतंत्र है, तो दोनों से ही स्वतंत्र है u। तो इसका मतलब u क्या है, तो अतः u अचर है, तो u एक कांस्टेंट है। ठीक है, कोई ना कोई नंबर है, कोई ना कोई संख्या है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। और अब ध्यान दे, इसी तरह से देखो मैंने किया क्या था, बेसिकली ये इक्वेशन थी मेरे पास में 2 और 3। मेरे को पहले u को देखना था कि u किस किस पे डिपेंड कर रहा है, तो मैंने इन दोनों को केवल u में कन्वर्ट कर दिया कि जो v था ना डेल v अपॉन डेल एक्स और यहाँ डेल v अपॉन डेल वाई, उनकी जगह वैल्यू रख दी थी u के पदों में। ठीक है, अब मेरे को v को देखना है, तो मैं ये जो u दिख रहा है ना डेल u अपॉन डेल एक्स और डेल u अपॉन डेल वाई, इनकी जगह v के पदों में मान रख दूंगा कौशी-रीमान समीकरण से। क्या बोल रहा हूँ, इस u की जगह v के पदों में मान रख दूंगा कौशी-रीमान समीकरणों से। तो ये दोनों इक्वेशन v के पदों में आ जाएगी, यहाँ जैसे u के पदों में है ना वैसे v के पदों में आ जाएगी। और जैसे ही v के पदों में आएगी सेम ये काम करेंगे, तो v को भी हम दिखा सकते हैं कि वो भी x और y से स्वतंत्र है। तो करना नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, जब करेंगे तो सेम टू सेम यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि इसी तरह हम सिद्ध कर सकते हैं कि v x तथा y से स्वतंत्र है। तो अतः जब v भी x और y से स्वतंत्र है तो v भी क्या है, अचर है। तो u भी x और y से स्वतंत्र है भाई, v भी x और y से स्वतंत्र है, तो इसका मतलब अतः एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा v। भाई u भी कांस्टेंट आया, v भी कांस्टेंट आया, तो u भी कोई नंबर मान लिया 3, v भी कोई नंबर मान लिया 4, तो 3 + 4 आयोटा अचर हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, चर तो कब होता, वेरिएबल तो कब होता, जब इसमें x या y होता। ठीक है, तब बोलते हैं इसको चर। तो अब तो कोई नंबर मिल जाएगा और यही हमें सिद्ध करना था। तो u भी कांस्टेंट, v भी कांस्टेंट, तो कुल मिला के एफ जेड कांस्टेंट। ठीक है, कि कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट। तो अतः एफ जेड बराबर u प्लस आयोटा v अचर है, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो जब भी एफ जेड को अचर दिखाना हो तो u को भी अचर दिखाना पड़ेगा, v को भी अचर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इनमें से एक के पास में भी यदि एक्स वाई आ गया ना, तब तो फिर एफ जेड चर बन जाएगा भाई, अचर नहीं रहेगा। जैसे कि मान लो u तो अचर है लेकिन v चर है, v के अंदर x है, तो अब ये चर है। अब जैसे जैसे x बदलेगा एफ जेड बदल जाएगा, तो अब एफ जेड नियत नहीं है। तो इन दोनों में से एक भी चर हुआ तब एफ जेड चर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए दोनों को अलग अलग अचर दिखाना पड़ता है, तो वो काम किया है हमने। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों को अलग अलग अचर दिखाया है।